पास जाकर बाहर देखने लगा, फिर पलटकर मेरे करीब आया, मेज के कोने पर बैठा और मेरी तरफ झुककर गुजराती में बोला, तुम कहाँ से आए हो? मैंने भी बड़ी रवां गुजराती में उसे बताया कि मैं बहराइच का रहने वाला हूँ। माँ बाप के मरने के बाद मैं रिश्तेदारों के बुरे सलूक से तंग आकर यहाँ आ गया और फिरोज भाई की मेहरबानी से डाक खाने में नौकरी मिल गई। तुम मुसलमान हो? कैप्टन सिंह ने मुझे घूरते हुए पूछा। मैंने कहा, जी हाँ सर। मरहट्टा कैप्टन मेज पर से हटकर दोबारा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने अपना चाय का मग उठाकर हाथ में थाम लिया। तुम्हारा नाम अहमद भाई है ना? मैंने कहा, जी हाँ, अहमद भाई मेरा नाम है। मैंने भूलपन से कहा, मैं इस इंतजार में था कि वो कब अपनी कुर्सी पर से चीते की तरह मुझ पर झपटता है और मुझ पर लातों और घूंसों की बारिश करता है। लेकिन उसने बड़ी राजदारी से मेरी तरफ अपना चेहरा झुकाते हुए कहा, अहमद भाई, तुम यहाँ नए नए आए हो, हमें तुम जैसे ही नौजवान की तलाश थी। हम इस कस्बे के किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। अगरचे तुम हमारा एक काम कर दो तो हम तुम्हें इनाम देंगे और सर्टिफिकेट भी। मैं समझा कि वो मेरे साथ कोई चाल चल रहा है। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब जी, मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। कैप्टन सिंह मुस्कुराता हुआ कहने लगा, हमको सब मालूम है कि तुम बेकसूर हो, पर हमने तुम्हें यहाँ क्वार्टर गार्ड में बंद करने के लिए नहीं बुलाया। बात यह है कि कुछ अरसे से हमारे सिपलाई डिपो और क्वार्टरों में बहुत चोरियां हो रही हैं। हमने गांव के कुछ लोगों को बंद करके मारा पीटा भी है, मगर हमें कुछ नहीं बताते। हर कोई यही कहता है कि जंगल से डाकू आकर चोरियां करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि इस गांव के लोग चोरियां करते हैं। ये सारे गांव वाले चोर हैं और एक दूसरे से मिले हुए हैं। हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि हम गांव के एक एक मकान की तलाशी लें या वहां पैरा लगाएं। तुम इस गांव में नए नए हो, हम ये चाहते हैं कि तुम खुफिया तौर पर गांव में रहकर इस बात का पता चलाकर हमें बताओ कि असल चोर कौन कौन है। तुम्हारा नाम हम किसी को नहीं बताएंगे। अगर तुमने हमें चोर पकड़वा दिए तो हम तुम्हें 1000 रुपए इनाम भी देंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे। बोलो, क्या तुम तैयार हो? ये भारत माता की खिदमत भी होगी। मेरी जान में जान आई। यहाँ मामला तो दूसरा था। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। फिर भी मैंने अपने चेहरे पर इत्मीनान या मुसद्दत की किसी किस्म की कैफियत को जाहिर न होने दिया, बल्कि उल्टा ये जाहिर किया जैसे मैं परेशान हुआ हूँ। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब जी, मैं परदेसी हूँ, सिवाय फिरोज भाई जिम्मेदार और डाकखाने के 1-2 आदमियों के और किसी को मैं नहीं जानता। मैं कैसे मालूम कर लूंगा कि चोरियां कौन करता है? कैप्टन सिंह ने मेरे लिए मजीद चाय का कप मंगवाने का हुक्म दिया और बोला, यही बात तो तुम्हारे और हमारे हक में जाती है कि तुम पर कोई शक नहीं करेगा। असल बात यह है कि तुम फिरोज भाई के यहाँ रहते हो और हमें उसी पर शक है कि वो अपने आदमियों से यहाँ डाके डलवाता है। तुम बड़ी आसानी के साथ असल बात का सुराग लगा सकते हो। हमने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम यहाँ बाहर से आए हो और हम यहाँ के किसी बंदे यानी बाशिंदे पर भरोसा नहीं कर सकते। कुदरत ने मुझे इस पुराने किले में आने जाने और भारतीय फौजियों के नकलो हरकत के मुशाहिदे का एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया था। फिर भी मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, साहब जी, अगर यहाँ के लोग चोर डाकू हैं तो जी फिर तो वो बड़े जालिम लोग होंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने मुखबरी की है तो वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। इस पर कैप्टन सिंह ने मुझे जोर देकर कहा, अहमद भाई, तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारी जान की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। तुम पर आंच तक ना आएगी। बस एक बार तुम हमें असल चोरों का पता बता दो, उसके बाद तुम अलग हो जाना। फिर हम जाने और हमारा काम, और हम तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताएंगे। फिर तुम्हें किस बात का डर है? इतने में चाय आ गई। मैंने गुजरात के आम रवाज की तरह प्लेट में कप की आधी चाय अंडेली और प्लेट मुंह से लगाकर पीने लगा। कैप्टन सिंह ने मेरे कंधे को उठकर आहिस्ता से थपथपाया और कहा, बस ठीक है, ये काम देश की खिदमत का भी है। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, तुम्हें यहाँ आने की भी जरूरत नहीं। वो सामने नीम का एक पेड़ देख रहे हो? कैप्टन सिंह ने खिड़की की सलाखों के बाहर नीम के एक घने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ के पीछे मेरा क्वार्टर है, बाहर मेरा नाम लिखा है। आंगन में एक गाय भी बंधी है। जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो, सुबह सुबह या शाम को जब अंधेरा छा जाए तो मेरे क्वार्टर पर आ जाना। तुम्हें वहां गार्ड नहीं रोकेंगे। मैं उसे तुम्हारा नाम बता दूंगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब जी, भारतीय सेना की सेवा करने के लिए ये काम मैं जरूर करूंगा, मगर मेरा नाम ना आए। गरीब आदमी हूँ और परदेसी भी हूँ, मुफ्त में मारा जाऊंगा। कैप्टन सिंह ने मेरे कंधे को दबाते हुए कहा, तुम हमारे भाई हो, बेफिक्र होकर काम करो, तुम्हारा कोई बाल तक बीका ना कर सकेगा। अच्छा, अब तुम जाओ। तुम्हारा डाकिया साथी तुमसे पूछे तो कह देना कि कैप्टन साहब ने मामूली पूछगछ के लिए रोका था। वैसे भी यहाँ कोई अजनबी आता है तो हम उससे जरूर पूछगछ करते हैं। अब तुम जा सकते हो। मैंने कैप्टन सिंह को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और सर झुकाए बड़ी मस्कीन सूरत बनाए कंपनी कमांडर के ऑफिस से निकलकर पैदल ही कस्बे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ख्याल आया कि कहीं मुझे किसी खतरनाक जाल में तो नहीं उलझाया जा रहा।
कहीं इन्हें मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया और ये मुझे कहीं रंगे हाथों पकड़ने की कोई चाल तो नहीं चल रहे। दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। फिर सोचा कि अगर इन्हें मुझ पर जरा सा भी शक होता तो वो मुझे कभी न छोड़ते। फौजी लोग हैं, पकड़कर बंद कर देते और मार मार कर मेरा बरकस निकाल देते या मुझे गिरफ्तार करके पीछे हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाता। बहरहाल मैं बेहद मोहतात हो गया और दिल में फैसला कर लिया कि हर तरफ से चौकस रहूंगा और अपनी तरफ से कोई ऐसी बात ना होने दूंगा कि इन्हें मुझ पर किसी किस्म का शक पड़े, मगर इनकी एक एक हरकत से बाखबर रहूंगा। अब सवाल ये था कि अगरचे कस्बे के लोगों में चोर भी हैं और बकौल कैप्टन सिंह के अगर मेरा मोहसिन और हमारे एजेंट का चच्चा फिरोज भाई सारियां चोरियां करवाता है तो मैं उसे कैसे गिरफ्तार करवाऊंगा। लेकिन अपने अहम मिशन की खातिर अगर मुझे फिरोज भाई को दरिया में धक्का भी देना पड़ता तो मैं बिला झिझक उसे धक्का दे देता। बहरहाल मुझे बज़ाहिर एक इंतहाई कीमती मौका मिला था और एक तरह से मेरा आधा रास्ता तय हो गया था। अब मुझे अपनी तरफ से बेहद एहतियात की जरूरत थी। यही कुछ सोचता हुआ मैं अपने कस्बे में पहुंच गया और सीधा लाखन डिसाई डकेटिये के घर गया। वो बेचारा परेशान बैठा था। मुझे खतरा था कि कहीं लाखन ने जिम्मेदार फिरोज भाई को ना बता दिया हो कि मुझे फौजियों ने वहीं रोक लिया है, क्योंकि अगर वाकई फिरोज भाई ही चोरियां करवाता था तो उसे मुझ पर शक पड़ सकता था कि कहीं कमांडर ऑफिस के फौजियों ने मुझे इसके खिलाफ मुखबरी करने पर राजी तो नहीं कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और फिर लाखन डिसाई बोला, भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम आ गए। मैंने तो डर के मारे फिरोज भाई को अभी तक कुछ नहीं बताया था। तुम उनके आदमी हो, कहीं वो मुझे मारना शुरू ना कर देते कि मैं तुम्हें वहां लेकर ही क्यों गया था। मगर वहां क्या हुआ? हवालदार तो कह रहा था कि तुम्हें कल छोड़ेंगे। मैंने चारपाई पर बैठते हुए ठंडी सांस भरकर कहा, लाखन दादा देखो ना, ये फौज का मामला है, उन्हें होशियार रहना ही पड़ता है। मैं नया नया यहाँ आया हूँ। वहां गया तो उन्होंने पूछगछ के लिए रोक लिया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ। बस कैप्टन साहब ने यही कुछ मुझसे पूछा और फिर भारत माता की रक्षा के लिए तो हमें दुश्मन से चौकस रहना ही होगा ना। लाखन डाकिया कानों पर हाथ रखकर बोला, भगवान के लिए बुद्ध का रुख न करना। मैं तो भले से बच गया, नहीं तो मुझे भी पकड़ लेते तो मैं क्या करता भैया। थोड़ी देर लाखन डिसाई के पास बैठकर वापस हवेली आया। हवेली वाली अपनी कोठरी में आ गया। जिम्मेदार फिरोज भाई जरा दूर एक खेत में अपने सामने नौकर से तरकारी कटवा रहा था। मैं जानबूझकर उधर नहीं गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बुजुर्ग और काफी हद तक खुशहाल जिम्मेदार भी चोरों का सरगना हो सकता था या फौज वालों को गलत इत्तला मिली हो। मगर अब उन्हें फिरोज भाई पर शक पड़ गया और उनका शक दूर करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मुझे इससे जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी कि चोर कौन है और चोरों का सरगना कौन है। मुझे तो डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी नूरीन का खोज लगाकर उन्हें भारतीय फौज की कैद से निकालना और अहमदाबाद पहुंचाना था। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी कमांड ऑफिस के कैप्टन सिंह को चोरों के बारे में मालूमात मुहैया कर दूं कि वो मुझे फारग कर दें। जब तक मुझे डॉक्टर फरीदी का सुराग नहीं मिल जाता और मैं उन्हें वहां से निकाल नहीं लेता, मैं वहां अपनी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रखना चाहता था। और ये इसी सूरत में हो सकता था कि मैं चोरों के सुराग लगाने के सिलसिले को अपनी मर्जी और अपने प्रोग्राम के मुताबिक लटकाए रखूं। और अब मैंने अपने प्रोग्राम पर गौर करना शुरू कर दिया। मराठा कैप्टन सिंह से मिले 2 रोज बीत गए थे। मैंने तीसरे रोज शाम को वहां जाने का मंसूबा बना लिया। उस रोज मैं डाक खाने में बैठा अपना काम कर रहा था कि बाहर बरामदे में बिखरे हुए सफेद बालों वाले खस्ता हाल शख्स को देखा, जिसके कांधे पर फटी हुई चादर थी। वो खिड़की की सलाखों के पास आकर बोला, बाबूजी, मेरी बेटी सकीना को कोई खत आया है क्या? खिड़की के पास बैठे क्लर्क जीवन राम ने सख्त बेजारी से उसकी तरफ देखा, फिर पोस्ट मास्टर किशन दास की तरफ देखकर कहने लगा, बाबूजी, ये दीवाना फिर आ गया है, क्या जवाब दूं इसे? पोस्ट मास्टर ने अपनी ऐनक नाक पर दुरुस्त करते हुए कहा, कह दो खत नहीं आया। क्लर्क ने अजनबी बूढ़े को कह दिया कि इसकी बेटी का खत नहीं आया। वो खस्ता हाल शख्स नाउमीदी के आलम में तकता रहा, फिर सर झुकाकर पीछे हटा। एक लम्हा बरामदे में चारों तरफ देखा और राह भर कर बरामदे की सीढ़ियां उतरकर गांव के पुराने कुएं की तरफ चल दिया। लाखन डिसाई डाक बांटने गया हुआ था। मैंने क्लर्क से पूछा कि ये शख्स कौन था। उसने नफरत से मुंह बनाकर कहा, अरे पागल है, 10 साल से अपनी बेटी के खत का इंतजार कर रहा है, वो न जाने कहां चली गई है, अब तक तो मर खप भी गई होगी। नेक दिल पोस्ट मास्टर ने कहा, जीवन बाबू, ऐसा ना कहो, हो सकता है वो जिंदा हो। क्लर्क बोला, अरे बाबूजी, जिंदा होती तो अब तक खुद ना आ गई होती। इस खस्ता हाल शख्स का नाम करीम था। वो कस्बे में कोचवान था। उसकी एक ही औलाद बेटी सकीना थी, जिससे उसको बड़ी मोहब्बत थी। सकीना की माँ फौत हो चुकी थी। करीम को अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत थी। वो इसकी जरूरत का ख्याल रखता था और सकीना भी बाप पर जान छिड़कती थी।
10 बरस पहले की बात है कि सकीना की शादी हो गई। शहर से 4 आदमी बारात लेकर आए और सकीना को ब्याह कर ले गए। सकीना ऐसी शहर गई कि फिर लौटकर ना तो खुद आई और ना अपने बाप को कोई खत ही लिखा। खुदा जाने वहां उस पर क्या गुजरी कि जैसे बिल्कुल ही गायब हो गई। करीम की हालत अपनी बेटी की जुदाई में खराब होना शुरू हो गई और वो हर रोज डाक खाने में आकर बरामदे में बैठ जाता और बार बार पूछता कि उसकी बेटी का खत तो नहीं आया। शुरू में डाक खाने वाले उससे दिलजोई करते रहे, फिर उन्होंने इसकी परवाह करनी छोड़ दी। उसके बाद करीम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर उसे धुतकारा जाने लगा कि क्या अपनी बेटी के खत का इंतजार कर रहे हो, वो मर गई है। बेचारा मुसीबत का मारा बाप 2 बरस तक शहर की खाक छानता रहा। उसे अपनी बेटी का कोई सुराग न मिला। वो रखेलपुर वापस आ गया। लोग उसे दीवाना समझने लगे। बच्चे उसके पीछे ठट्ठा करते रहते। वो एक बार फिर अपनी बेटी को ढूंढने शहर चला गया। वहां 4-5 बरस तक अपनी बेटी की तलाश में दर बदर फिरते रहने के बाद अब फिर वापस कस्बे में आ गया था और डाक क्लर्क ने उसे झाड़ दिया था। मुझे बदनसीब बाप करीम भाई से बड़ी हमदर्दी हो गई, मगर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वो चला गया। मैं दिन भर डाक खाने में ड्यूटी देने के बाद अपनी कोठरी में गया। शाम को मुझे कैप्टन सिंह के यहाँ जाकर एक मन गढ़ंत रिपोर्ट देनी थी। जब सूरज गुरूब हो गया और कस्बे के खेतों पर अंधेरे की सुरमई राख सी गिरने लगी तो मैं कोठरी से निकलकर पुराने किले की तरफ चल पड़ा। कैप्टन सिंह के क्वार्टर पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। क्वार्टर अच्छा खासा था। अंदर सेन में बाग की एक क्यारी लगी थी। बरामदे में बल्ब जल रहा था। छोटे से गेट पर एक इंडियन सिपाही पहरा दे रहा था। मैंने उसे अपना नाम बताया तो वो मुझे अंदर ले गया। मरहटा कैप्टन सिंह ने मुझसे हाथ मिलाते हुए एक छोटे से सजे सजाए कमरे में बिठाया और मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर बोला, कहो दोस्त, क्या खबर लाए हो? मैंने कहा, साहब जी, आपका अंदाजा दुरुस्त था। फिरोज भाई के पास कल रात एक आदमी आया। दोनों देर तक खुसर फुसर करते रहे। ये आदमी अपने साथ एक गठरी भी लाया था जो फिरोज भाई ने रख ली थी। इसमें क्या था? कैप्टन सिंह ने पूछा। मैंने कहा, ये मैं पता नहीं चला सका, लेकिन मैंने उनकी बातें छुपकर सुन ली थी। वो क्या बातें कर रहे थे? मैंने जवाब दिया। मैं दरवाजे के साथ लगकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। साफ आवाज तो नहीं आ रही थी, बस इतना ही सुन सका कि वो सप्लाई डिपो से इस बार चीनी की बोरियां उठाने का प्रोग्राम बना रहे थे। कैप्टन सिंह की भवें तन गई तो गोया फिरोज भाई चोरों का सरदार है और अब वो हमारे डिपो से चीनी की बोरियां चुराने आ रहे हैं। मैं सालों को शूट कर दूंगा। तुम ऐसा करो, उस आदमी पर नजर रखो, वो गांव में कहाँ है? मैंने कहा, वो तो सुबह सुबह चला गया था, शायद 2-1 रोज में फिर आएगा। कैप्टन सिंह गुस्से में उठकर टहलने लगा। वो बार बार हाथों की मुट्ठियां बंद कर रहा था। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने बड़ी अच्छी खबर दी है, थैंक यू। अब तुम जाओ, हम इस बार चोरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने समझ क्या रखा है। मैं नमस्कार करके चला आया। मैंने ये सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के तहत किया था। मुझे मालूम था कि कैप्टन को मेरी तरफ से किसी सबूत की जरूरत है और वो भरपूर एक्शन लेगा। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। दूसरे रोज मैं अभी डाक खाने नहीं गया था कि पूना रेजिमेंट की जीप हवेली के बाहर आकर खड़ी हुई। उसमें से 4 फौजी जवान राइफलें ताने निकले और हवेली में घुस गए। उन्होंने फिरोज भाई को घसीटकर बाहर निकाला और जीप में बिठाकर देखते ही देखते वहां से गायब हो गए। हवेली में औरतें और बच्चे दम बखुद रह गए थे। मैं भी उनकी हैरानी और परेशानी में शामिल हो गया। फिर डाक खाने चला आया। 4 बजे वापस हवेली गया तो फिरोज भाई आ गया था, मगर उसकी बुरी हालत थी। कमांडर ऑफिस में उसे बुरी तरह मारा पीटा गया। वो बिस्तर पर पड़ा करा रहा था और कस्बे का वेद उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था। उसने रोते हुए मुझे बताया कि खुदा जाने मेरे किस दुश्मन ने फौजियों को खबर दी कि मैं उनके यहाँ चोरियां करवाता हूँ। देखो उन्होंने मार मार कर मेरी हालत क्या बना दी है। मैंने बज़ाहिर इंतहाई हमदर्दी का इजहार किया। दिल में दुख भी हुआ, लेकिन यह मेरे मिशन का एक हिस्सा था। मैं मजबूर था। चुनाचे अपनी स्कीम के दूसरे मरहले पर अमल करते हुए मैं 1 रोज बाद कैप्टन सिंह के क्वार्टर में जा पहुंचा। मैंने अपनी हालत से यह जाहिर किया कि मैं बेहद परेशान और घबराया हुआ हूँ। कैप्टन सिंह ने पूछा, क्या बात हुई? तुम इतने घबराए क्यों हो जवान? मैंने बड़ी मुश्किल से आंसू निकाल कर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मुझे बचा लें, अब मैं वापस कस्बे में नहीं जा सकता। फिरोज भाई को किसी ने बता दिया है कि मैंने मुखबरी की थी। उसके आदमी मुझे कत्ल करने के लिए आए थे और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुंचा हूँ। कैप्टन सिंह ने फिरोज भाई को मोटी गाली देकर कहा, हमने उसकी ठुकाई कर दी थी, मैं तो उसे शूट करने वाला था। मैंने कैप्टन सिंह के पांव पकड़ लिए, साहब मुझे इससे बचा लें, सारा गांव अब मेरा दुश्मन हो गया है। मैंने भारतीय सेना और भारत माता की खिदमत के लिए ऐसा किया था, अब वो तो मुझे जान से मारने को फिर रहे हैं। कैप्टन ने गुस्सीली आवाज में कहा, तुम्हारा तो कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता जवान। मैंने हाथ जोड़ दिए, हुजूर मुझ पर रहम करें, मुझे अपनी खिदमत के लिए यहीं रख लें, सिवाय आपके अब मेरा कोई नहीं, मैं तो अपनी नौकरी से भी गया। कैप्टन सिंह कुछ सोचने लगा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अहमद भाई
तुमने हमारे लिए बड़ा काम किया है, हम तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमें उन चोरों का निशान बता दिया जिनकी हम एक मुद्दत से तलाश में थे। अच्छा तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें अपनी रेजिमेंट में काम दिला दूंगा, तुम आज की रात यहीं बाहर बरामदे में सो जाना, कल तुम्हें दफ्तर में ले चलूंगा। यही तो मेरा मकसद था। बरामदे में एक कैंप कार्ड डालकर मुझे कंबल दे दिया गया, रात को खाना भी मुझे वहीं मिला। मैंने रात बरामदे में गुजार दी। सुबह कैप्टन सिंह मुझे अपने साथ रेजिमेंटल ऑफिस में ले गया। यहाँ मुझे छोटे मोटे काम करने पर लगा दिया गया। मुझे एक भारतीय फौजी की हरे रंग की पतलून और उसी कलर की कमीज और बूट दे दिए गए। दोपहर के बाद मैंने कैप्टन सिंह से दरख्वास्त की कि हवेली में मेरे कुछ पैसे पड़े रह गए हैं, मैं वो लाना चाहता हूँ। कैप्टन सिंह ने एक जीप में मेरे साथ 4 फौजी कर दिए। मैंने जीप कस्बे के बाहर ही एक जगह रुकवाई और खुद हवेली की तरफ गया। रास्ते में इत्तेफाक से लाखन डाकिया मिल गया। कहने लगा कि तुम कहाँ सुबह से गायब हो, दफ्तर भी नहीं आए। मैंने कहा लाखन बाबू मुझे नौकरी मिल गई है, वहाँ बड़े मजे में हूँ, मुफ्त राशन मिलता है। उसे हैरान छोड़कर मैं हवेली में आया तो फिरोज भाई अभी तक साहिब फराश था। मैं अपनी कोठड़ी में रह गया और अपने सराहने में से 900 रुपए और सुधा नगनी का सांप का मनका निकाल कर जेब में रखा और कस्बे से निकलकर जीप में सवार होकर वापस कमांड ऑफिस में आ गया। कैप्टन सिंह ने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज भारतीय फौज के होते हुए किसी की जुर्रत है कि मुझ पर हाथ उठाए? वैसे साहब जी वो लोग अब मुझसे बड़ी चिकनी चपड़ी बातें कर रहे थे। हर कोई कहता था कि तुम गांव से क्यों चले गए, वापस आ जाओ। मैंने कहा भगवान तुमसे बचाए, अब तो मैं अपनी भारतीय सेना की ही खिदमत करूंगा। कैप्टन सिंह अपनी बारीक मूंछों पर उंगली फेर कर बोला, मैंने अपने जवानों को ऑर्डर कर दिया था कि हमारे आदमी को किसी ने कुछ कहा तो सीधा गोली चला देना। मैंने कैप्टन सिंह का झुककर शुक्रिया अदा किया और अपने काम में लग गया। मुझे रहने के लिए फौजियों की बैरक के अकब में एक झोंपड़ा मिल गया। मैं दिन भर वहां काम करता, खाना फौजियों के लंगर में खाता और रात को अपनी झोंपड़ी में बिछी कैंप कार्ड पर आकर सो जाता। मैंने बहुत जल्द मालूम कर लिया कि इस पुराने किले में पूना रेजिमेंट की इस कंपनी के कोई 100 के करीब मरहटा सिपाही तानियात थे, जिनका कमांडर मरहटा कैप्टन सिंह था। मेरा काम ऑफिस में इधर उधर की चीजें वगैरह ला कर देना और कमरों की झाड़ पूंछ भी था। मैं सर झुकाए अपने काम में लगा रहता, लेकिन अंदर से मेरी आंखें पूरी खुली हुई थी और मैं एक एक बात का भरपूर जायजा ले रहा था। 3 रोज बाद लाखन डिसाई कस्बे के पोस्ट ऑफिस से डाक लेकर आया तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, अहमद भाई तुम तो बड़े मजे में लगते हो, यहाँ चेहरे पर रौनक आ गई है तुम्हारे। मैंने कहा बस दादा बड़े मजे में हूँ। कैप्टन सिंह ने लाखन डिसाई को मुझसे मुस्कुरा कर बातें करते देखा तो करीब आकर बोला, तुम जंगली लोग इस शरीफ जवान के दुश्मन हो, ऊपर से तुम बड़े हंस हंस कर मिलते हो। गांव वालों को कह देना कि इधर किसी ने इसकी तरफ आंख उठा कर देखा तो गोली मार दूंगा। लाखन डिसाई बेचारा तो हक्का बक्का होकर रह गया। हाथ बांध कर बोला, महाराज मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं चुपके से एक तरफ को चल दिया। मैं कैप्टन सिंह को ये तासर देने में कामयाब हो गया था कि गाँव वाले ऊपर से मुझसे हंस कर मिलते हैं, क्योंकि मैं भारतीय सुरमाओं की पनाह में आ गया हूँ, लेकिन अंदर से ये मेरी जान के दुश्मन है। पुराने किले के पूना रेजिमेंटल ऑफिस में काम करते मुझे 2 हफ्ते गुजर गए। इस दौरान में मुझे इस बात का हल्का सा निशान भी न मिल सका कि इस किले में पाकिस्तानी साइंसदान और उसकी बेटी कैद में रखे हुए हैं। फौजी ज्यादातर मरहटी जबान में बातें करते थे, कोई कोई गुजराती जबान भी बोल लेता था। मैं मरहटी जबान के अल्फाज में कुछ कुछ समझने लगा था, लेकिन उनकी जबान से मैंने अभी तक किसी पाकिस्तानी कैदी साइंसदान का जिक्र नहीं सुना था। 2-1 बार मुझे खारदार गेट में से गुजरकर पुराने किले के अंदर जाने का भी मौका मिला, लेकिन वहाँ वही लंबी ड्यूटी में आमने सामने 2-4 कमरे बने थे। एक खाली हवालात थी, बिल्कुल सेध में लकड़ी का एक दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। कंपनी के मरहटा फौजी जवान सुबह को ड्रिल करते, फिर किले के इर्द गिर्द अपनी अपनी पोस्टों पर जाकर पैरे में खड़े हो जाते। मुझे यकीन था कि यहाँ जरूर कोई खास बात है, वरना इस जंगल में फौज की तैनाती की बजाय कोई वजह नजर नहीं आती थी। दूसरे हमारे एजेंट की इतला गलत नहीं हो सकती थी। डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी यकीनन इस कमांड पोस्ट के किले के तहखाने में कहीं कैद थे। अब मुझे शहर से आने वाले इन फौजी अफसरों का इंतजार था जो बकौल डाकिया लाखन डिसाई के वो कभी कभी यहाँ आया करते थे। इस असना में मुझे कैप्टन सिंह की जबानी पता चला कि इसने फिरोज भाई को सप्लाई डिपो की चीजें चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा कर हेडक्वार्टर भिजवा दिया है। मुझे अफसोस जरूर हुआ, लेकिन अपने मिशन के सामने मुझे अपनी जान भी बेहकीकत मालूम होती थी। एक रोज इस पुराने किले वाली मिलिट्री पोस्ट पर मुझे कुछ गैर मामूली सरगर्मी नजर आई। हवालदार किशन लाल ने मुझे हुक्म दिया कि कमरे अच्छी तरह से झाड़ पूंछ करूं। दफ्तर के सामने वाले फूलों के प्लाट में से घास काट दी गई। सिपाहियों ने अपनी बूट पट्टी चमकाई। मैं खामोशी से ये सारी तैयारियां देखता रहा और समझ गया कि कोई फौजी अफसर आ रहा है। दोपहर के बाद एक फौजी जीप कमांड पोस्ट के ऑफिस के सामने आकर रुकी। मैं बैरक की दीवार के पास अटेंशन खड़ा था। कैप्टन सिंह भी फुल वर्दी में था। उसके पीछे 4 सिपाही चाको चुबंद खड़े थे।
कैप्टन सिंह ने आगे बढ़कर जीप का दरवाजा खोला। जीप में गंजे सर वाला गहरे सांवले रंग का एक गोल मटोल सा आदमी निकला, जिसके हाथ में ब्रीफ केस था। वो सिविलियन कपड़ों में था। उसके साथ 2 फौजी भी उतरे। कैप्टन सिंह और दूसरे सिपाहियों ने उन्हें सल्यूट किया। सांवला गोल मटोल आदमी ब्रीफ केस थामे किले के खारदार जंगले की तरफ चला। दोनों फौजी और कैप्टन सिंह भी उसके साथ थे। ये सब किले के दरवाजे में से गुजरकर ड्योढ़ी में दाखिल हो गए तो खारदार जंगला बंद कर दिया गया। मैंने कमांड ऑफिस के बरामदे में बिछे हुए बेंच को कपड़े से झाड़ते हुए पैरे पर खड़े हवालदार किशन लाल से पूछा, महाराज कोई बड़ा साहब आया है? किशन लाल बोला, अबे तुझे इससे क्या, चल अपना काम कर। मैं कान लपेट कर वहां से हट गया और बरामदे के बाहर रखे फूलों के गमलों की तरतीब ठीक करने लगा। फिर बाल्टी लेकर कर्नल पर चला गया और उसे धोकर उसमें पानी भरने लगा। मेरा ज़हन इन 3 आदमियों के बारे में बड़ी तेजी से सोच रहा था जो अभी अभी इस कमांड पोस्ट पर आए थे, जिनमें से एक सिविलियन और 2 फौजी थे। ये बात यकीनी थी कि ये वही लोग हैं जो बकौल लाखन डिसाई के कभी कभी शहर से यहाँ आया करते थे। ये लोग जिस एतमाद और पूरे इसरार अंदाज में वहां आए थे, इससे जाहिर होता था कि ये महज एक मामूली फौजी पोस्ट नहीं है और यहाँ कोई बड़ी अहम बात हो रही है। मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी इसी जगह किसी तहखाने में बंद है